हेलो क्लास। मैं अजय कुमार वेलकम करता हूं आप सबका अजय कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर। तो गाइस, रियल नंबर को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो चैप्टर रियल नंबर है, जो रियल नंबर है वो होते क्या है। रियल नंबर के अंदर सारे के सारे जो हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? रियल नंबर के अंदर। रियल नंबर के अंदर यानी कि रियल नंबर के अंदर जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर नंबर सारे के सारे आते हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है तो वो रियल नंबर होता है, सिर्फ 10 तक। एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आप अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे, इससे बड़ा होता है वो, लेकिन 10 तक सबसे बड़ा जो नंबर है वो रियल नंबर ही है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो अब जो इसका जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आप उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ये जो डिवाइड है, ये वाली डिवाइड पढ़ी होगी आपने छोटी क्लासों में। जैसे हमने 13 को 4 से डिवाइड किया तो कितना होगा? 4 3 ज़ा 12। अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो यहाँ बचेगा 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वेश्चंट, QUOTIENT। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम इसकी ही हेल्प से करेंगे। तो यानी कि इसमें हम ये जो डिवाइजर होता है इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको क्वेश्चन बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। इन सब का गाइस आपस में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होता है? देखो, अगर मैं ये 13 इधर लिख दूँ 13, तो ये किसके इक्वल होता है? 13 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 प्लस 1। देखो, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये इज इक्वल टू 13 के हो गया। ये कैसे? जो यानी कि जो डिविडेंड निकालने के लिए, डिविडेंड निकालने के लिए END है, डिविडेंड निकालने के लिए हम डिवाइजर को और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसमें प्लस करते हैं रिमाइंडर को। डिवाइजर यानी कि D इज इक्वल टू 4, सॉरी, डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि D, 4 यानी कि डिवाइजर यानी कि D किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 यानी कि क्वेश्चन Q प्लस 1, 1 यानी कि रिमाइंडर R 4 रिमाइंडर, Q 4 क्वेश्चन। ये यहाँ पे भी D और यहाँ पे भी D सेम है, तो हमें पता नहीं होगा कि कौन सा डिवाइजर कौन सा डिविडेंड है, इसलिए हम इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं। सिर्फ इस वजह से क्योंकि दोनों का जो फर्स्ट डिजिट है रिप्रेजेंट करने के लिए वो सेम है, इसलिए, और इसका कोई रीज़न नहीं है। प्लस R। और एक और कंडीशन है, जो R है वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। क्योंकि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से या तो छोटा होगा या तो 0 होगा, कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, कभी भी, और इससे बड़ा नहीं होगा। इसलिए ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी कि जो R है, रिमाइंडर है, वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा, B से बड़ा कभी नहीं होगा। B यानी कि डिवाइजर, डिवाइजर ये। इसीलिए जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसीलिए हम इसको लिखते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेहर जो रिमाइंडर है मैंने अभी बताया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर लेस देन B होगा। तो डायरेक्ट ये लिखने से अच्छा है कि भाई हमें पता तो होना चाहिए ना ये आया कहाँ से है। अभी 9 तक हमने जितना मैथ्स पढ़ा है ये उसमें से ही है,
ये ए और बी का कन्फ्यूज़न कहाँ से आया वो मैंने बता दिया, क्योंकि डिवाइज़र और डिविडेंड का सेम जो नंबर है फर्स्ट वो सेम था, इसलिए हमने इसको अपनी मर्ज़ी से इसको ए नाम दे दिया, इसको बी। तो ये जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है, ये कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम होगा। ये कहाँ से आया ये बताया मैंने अभी तक। तो इस पे बेस्ड जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो अभी हम करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, use Euclid division algorithm to find the HCF of 135 and 225। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करना है, इसका मतलब वही कंडीशन हमने यूज करनी है। कौन सी? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। लेकिन इन दोनों पे यूज करनी है। अब सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को करने के लिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इनमें बड़ा कौन सा है। तो 225 इज ग्रेटर 135। फिर हम इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे, वो निकालना है ना हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या क्या है इस वजह से। तो 225 को अगर हम 135 से डिवाइड करते हैं, तो 225 को 135 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 पे जाता है, तो आ जाएगा 135। और अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 12 क्योंकि 2 तो छोटा है, 12 में से 3 गया 9, तो क्या बचेगा हमारे पास 90 बचेगा। तो हम इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो ए यानी कि ये बीच वाला यानी कि 225 जो हमारा डिविडेंड है। इधर बी यानी कि ये 135 डिवाइजर इनटू क्यू यानी कि क्वेश्चन 1 प्लस आर यानी कि रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा है हमारे पास 90। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, कभी आप 1 को पहले लिख लो और 135 को बाद में नहीं, बी हमेशा पहले आएगा, बी यानी कि डिवाइजर हमेशा पहले आएगा। क्योंकि जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना बाद में, तो जो हमारे हमारे पास यहाँ जो डिवाइजर होगा वही आंसर होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे तब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तभी जो यहाँ पे डिवाइजर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो फिर से हम अप्लाई करते हैं। अब हम 90 यहाँ रखेंगे। अब देखो ये नंबर और ये नंबर इन दोनों पे अप्लाई करेंगे हम। फिर से कंपेयर करेंगे, 135 बड़ा है और 90 छोटा है। तो अब 90 को 135 से फिर से डिवाइड करेंगे और ये फिर से 1 पे जाएगा। तो माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4, तो ये आ गया 45। तो अब की बार है 135 क्योंकि हमने इस पे और इस पे अप्लाई किया है। तो 135 इज इक्वल टू 135 कितने पे 90, तो 90 इंटू क्वेश्चन यानी कि 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 45। अभी भी रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है कि 90 इज नॉट इक्वल टू 0, कि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, इसलिए हमने फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा दिया है। तो अभी फिर से हम 90 को डिवाइड करेंगे 45 से। तो यहाँ पे चलो मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, इस पे और इस पे अप्लाई किया है हमने फिर से, यानी कि जो रिमाइंडर और जो डिवाइजर होगा उनको फिर से अप्लाई कर देना है, उन पे करो अप्लाई। ये 2 पे जा रहा है, 45 2 ज़ा 90, ये कंप्लीट हो गया। 45 को 2 प्लस 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो r इज इक्वल टू 0 यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो ये होगा यहाँ पे हमारा डिवाइजर ये एचसीएफ होगा। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो जो 45 है वो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ऐसे ही जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम, इस पे भी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो करो डिवाइड, पहले कंपेयर करेंगे। 38220 इज ग्रेटर 196, तो इसका मतलब 196 से डिवाइड करना है 38220 को, पहले कंप्लीट डिवाइड करना है गाइस। तो करो 196, ये 1 जा पे जाएगा 196, इसमें से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 186। 12 में से 6 गया 6, यहाँ 7, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1। फिर हम इस 2 को फिर से उतार लेंगे, फिर ये जाएगा 9 पे। 196 9 जा होते हैं 17
6 4। फिर से हम माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया 0, तो ये बचेगा 9 8। अब 0 बचा, इसको हमने फिर से उतार लिया 0, और 196 5 जा क्या होते हैं, 6 5 जा 30, 980। तो ये तो जो पहली बार में डिवाइड से हमारा कंप्लीट आ गया। ये जो बीच वाली टर्म है ना, ये पूरी की पूरी डिवाइड करनी है, कभी आप वन जा करके और ऐसे ही छोड़ दो इसको, नहीं। तो अभी हम इसको हमारी जो फॉर्म है उसमें लिखेंगे। तो हमने इसको डिवाइड किया है, 18220 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डिवाइजर लिखते हैं 196, इंटू हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 195 प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो जो यहाँ पे होगा ना पहले इज इक्वल टू के बाद, वो क्या होता है हमारा हमेशा, वो हमारा होता है HCF, यानी कि HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज इक्वल टू 196। तो 196 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास। 196 इसका आंसर आ गया। तभी मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो डिवाइजर है और जो क्वेश्चन है उनको इंटरचेंज मत करना, कभी 196 पहले लिख दो, सॉरी 195 पहले लिख दो, 196 बाद में लिख दो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका आंसर गलत आ जाएगा। ऐसे ही जो इसका थर्ड पार्ट है अब हम वो करेंगे, जैसे 876 ऐसे ही कंपेयर करेंगे, 867 इज ग्रेटर देन, ये 7 है, 255, तो हम डिवाइड करके देखते हैं। 867 को 255 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, 255 3 जा होते हैं 765, और 765 को इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो 7 में से 5 गया 201, तो जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। तो हम लिखते हैं किससे हमने शुरू किया है, 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 102। तो 102 इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगेन किस किस पे अप्लाई करते हैं हम, डिवाइजर पे और रिमाइंडर पे, क्वेश्चन पे नहीं। तो करो, ये रहा हमारे पास रिमाइंडर, और इसको अब यहाँ ले आओ 255। अब ये हमारे पास 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे आ गया 5 माइनस करने के बाद। तो हमने किस पे अप्लाई किया है, ये 255 पे किससे डिवाइड किया है, 102 से, और क्वेश्चन आया हमारे पास 2 और रिमाइंडर आया 51। अगेन 51 इज नॉट इक्वल टू 0, जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। करो 102, अब ये 2 पे चला गया, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 0 आ गया। तो किस किस पे अप्लाई किया था, डिवाइजर पे और रिमाइंडर पे, तो हमारे पास क्या आ गया 50, इस पे 102 को किससे डिवाइड किया था 51 से, इंटू 2 प्लस 0। तो गाइस अब की बार रिमाइंडर है जो 0 आ गया, तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हमारे पास ये आंसर, ये हमारा HCF होगा, जो इज इक्वल टू के बाद पहले आता है। तो जो HCF है, HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51, तो जो इसका HCF है वो हमारे पास 51 आ गया। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओड इंटीजर, इंटीजर तो है बट ओड है, इज ऑफ फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये कहता है कि कोई हमारे पास पॉजिटिव भी है और ओड है और इंटीजर है, यानी कि इंटीजर है ओड और पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव ओड इंटीजर है जो हमारे पास, वो कैसा आना चाहिए, 6q प्लस 1 आना चाहिए, 6q प्लस 3 आना चाहिए, या 6q प्लस 5 आना चाहिए। तो देखो ये जो हमारी जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कुछ कुछ उसके जैसा है। यहाँ पे बी की वैल्यू उन्होंने 6 दे रखी है, तो हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो आर है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन बी, लेट बी इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमारे पास यहाँ 6 दिया हुआ है, तो लिखो ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर। तो गाइस देखो ये जो कंडीशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है जो आर है वो 0 से ग्रेटर होगा और उसके इक्वल होगा, बट लेस होगा बी से, और बी की वैल्यू हमने 6 मानी है,
तो मीन्स जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0, बस लेस देन होगा 6, यानी कि जो r की वैल्यू है वो क्या क्या होंगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर हम इसमें पुट करें कंडीशन में हमारी वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ जाएंगी, 6q प्लस, एक बार r की वैल्यू मैंने 0 पुट की, एक बार मैंने r की वैल्यू 1 पुट की, एक बार मैंने r की वैल्यू 2 पुट की, एक बार मैंने r की वैल्यू 3 पुट की, एक बार मैंने r की वैल्यू 4 पुट की, और एक बार मैंने r की वैल्यू 5 पुट की। तो गाइज ये हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर आ गए। लेकिन हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें हमारे क्वेश्चन में उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर तो पूछे हैं, लेकिन कौन से, ओड। तो ओड कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ये देखो 6q प्लस 0 ये 2 से डिवाइड होता है, 6q प्लस 2 ये 2 से डिवाइड होता है, 6q प्लस 4 ये 2 से डिवाइड होता है। लेकिन इसमें 6q प्लस 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर तो हैं ही, लेकिन ये ओड भी हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर पॉजिटिव ओड इंटीजर। बिकॉज क्यों है भाई ये, बाकी क्यों नहीं है, यही क्यों हुए पॉजिटिव ओड इंटीजर, बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होते, इसीलिए ये ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाते तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर होते। आप सीबीएसई से हो तो आपके पेपर में क्वेश्चन जरूरी नहीं यही आएगा, यहाँ ओड की जगह इवन भी मिल सकता है। तो फिर आपने जो दूसरे वाले हैं जिन पे हमने सर्कल किया है वो वाले लेने हैं और लिखना है रीजन में, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 2। और अगर यहाँ पे ओड और इवन कुछ ना आए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आए, तो आपने सारे के सारे लिखने हैं, यानी मीन्स ये जितने 6 के 6 मैंने लिखे हैं ये सब के सब आपने इसमें राइट डाउन करने हैं गाइस। ओके, तो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एन आर्मी contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? Same question. टोटल मेंबर ये इतने हैं, 32 मेंबर सेम परेड में जो आर्मी का जो बैंड है उसके पीछे मार्च करते हैं। तो कहता है टू ग्रुप आर द मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने हैं जो कि मार्च करते हैं। तो हमने 616 और 32 को कंपेयर करना है। जैसे 616 इज ग्रेटर देन 32 और सेम मेथड से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ट्राई करके देखना, नहीं तो कमेंट करना, मैं फिर से करा दूंगा। ये कंटिजेंट क्या होता है जो इसमें आया है, ये पीपल का एक ग्रुप होता है जो सेम फीचर को शेयर करते हैं, यानी कि जैसे मार्च बैंड हो गए, कुछ भी सेम जो फीचर है उसको वो शेयर करते हैं, मतलब सारे के सारे सेम पैटर्न में रहते हैं, उसको बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आर्मी वाले यूज़ करते हैं, वो कोई भी यूज़ कर सकता है। ग्रुप होता है पीपल का जो सेम फीचर को शेयर करते हैं, ये उनको बोलते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ये कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके जो हमारे पास a की वैल्यूज आएंगी, जैसे हमने एक बार 6 वैल्यूज निकाली थी, एक बार हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पता नहीं सेकंड ऐसा कुछ था, उसमें हमने ओड पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू निकालनी, तो उनका हमें स्क्वायर करना है, सारी की सारी जो एक ही वैल्यू आएंगी, और जो स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3m प्लस
1 आना चाहिए या 3m आना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक आना चाहिए। तो हम करते हैं, यहाँ पे 3 है तो हम b की वैल्यू पहले वो लिखते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वे हर जो r की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। तो हम लेट कर लेते हैं कि b इज इक्वल टू 3। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, अगर b की वैल्यू 3 है तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, क्योंकि b की वैल्यू 3 है, मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। तो हमारे पास b की वैल्यू 3 रखते ही जो हमारे पास r की वैल्यू है वो किन के बिटवीन लाई करेगी, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b की वैल्यू 3। तो यानी कि जो r की वैल्यू है वो क्या क्या हो जाएंगी, 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। तो हम फिर से a की वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू, तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो जाएंगी गाइस, देखो a इज इक्वल टू 3q प्लस r, यानी कि एक बार r की वैल्यू 0 रखो, एक बार आप r की वैल्यू 0 रखो, एक बार 1 एक बार 2, तो 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब ये हमारे पास इंटीजर आ गए। उसके बाद इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमने उनका स्क्वायर करना है, और वो जो स्क्वायर का आंसर है वो या तो 3m आना चाहिए या 3m प्लस 1 आना चाहिए। तो चलो हम स्क्वायर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट केस ये है, केस 1, 3q होल स्क्वायर। तो करते हैं स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर, जो आंसर है हमारा वो 3m आना चाहिए। तो हम इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे, 3, तो अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, और इस सारे को लिख देंगे m। और हम यहाँ बिकॉज करके दिखाएंगे कि m हमने किसको माना है, 3q स्क्वायर को। 3q यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि ये q का स्क्वायर है, सिर्फ q स्क्वायर यहाँ पे आएगा और ब्रैकेट यहाँ पे आएगी। ओके गाइस, अब केस सेकंड करते हैं हम। केस सेकंड में क्या है हमारे पास, अब की बार जो ये है 3q प्लस 1, हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो वो है 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो रहे, 3q प्लस 1 आपस में दोनों के दोनों जो एक नंबर है और एक नंबर विद अल्फ़ाबेट है, तो दोनों के दोनों ऐड नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, तो ये आइडेंटिटी के साथ खुलेगा। कई बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि आइडेंटिटी कहाँ लगती है। आइडेंटिटी वहाँ लगती है जहाँ पे कोई दो नंबर आपस में ऐड ना हो और बाहर स्क्वायर हो, तो वो आइडेंटिटी के साथ ही खुलेंगे, कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं खुलते। तो ये ए, ये बी, तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो खोलो, ए की वैल्यू 3q है तो हम लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू बी, यानी कि 1, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 3q है और b की वैल्यू 1 है, इसलिए हमने ऐसा किया गाइज। तो अभी हम देखते हैं 3q स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 2 जा 6q। तो जो भी हमारे पास इसमें से कॉमन आ रहा होगा हम कॉमन लेंगे पहले, तो इसमें से और इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमने आंसर 3m प्लस 1 लेके आना है, तो हमने मैक्सिमम आंसर को देखते हुए वही कॉमन लेना है जो हमारा आंसर में आता हो। तो 3 कॉमन लिया मैंने, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, इसमें से भी कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा, इसमें से 3 कॉमन आ गया तो 2q, 1 में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1, और यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज हमने इस सारे को m मान लिया, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब जो इसका केस थर्ड है विल रिमेन सेम। केस थर्ड में क्या है, 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको भी सेम आइडेंटिटी से खोलेंगे हम। तो करते हैं 3q ए स्क्वायर प्लस 2 यानी कि बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू 3q है और b की वैल्यू 2 है, तो इसको खोलेंगे हम, यानी कि वही 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q। अभी हमने फिर से इसमें से क्या कॉमन लेना है, 3, क्योंकि 3m प्लस 1 या फिर 3m ही हमारा आंसर आना चाहिए। इसमें से दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, बट इसमें से 3 कॉमन हमारा नहीं आ रहा, और हमने बाद में 1 भी रखना है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, हमें आंसर को देखते हुए अपनी कंडीशन को बदल लेना है। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 प्लस 12q।
अब 12 क्यू में से 3 में से और 9 क्यू स्क्वेयर में से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 3 क्यू स्क्वेयर प्लस 3 में से 3 आ गया बाहर तो 1 बचेगा, प्लस 12 क्यू में से भी 3 कॉमन आ गया तो 4 क्यू, और ये जो 1 है इसमें से कुछ नहीं कॉमन आया तो हम इसको बाहर रख देंगे, तो हम इसको लिखेंगे 3, इस सारे को अब की बार हम m मान लेंगे प्लस 1, और यहाँ पे बिकॉज में लिख देंगे कि m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 4 क्यू। ओके गाइज, जो क्वेश्चन रहते हैं आप ट्राई करना, क्यूब वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसमें सिर्फ ये जो रिजल्ट आएंगे उसमें आपको सिर्फ उसका क्यूब करना है, नहीं आया तो मैं फिर करवा दूंगा। आज के लिए थैंक यू।